हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फोकस आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं स्वतंत्र भारत की राजनीति की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, जिसका पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है, जिसका पहला भाग या पहला पार्ट मैं करा चुका हूं। ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैं कांग्रेस के प्रभुत्व की चर्चा करूंगा कि किस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। कुल मिलाकर चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। सॉरी, अभी बस एक दल के प्रभुत्व का दौर। बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आज। प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर का नाम है। एक दल के प्रभुत्व का दौर। किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का जब पहला आम चुनाव हुआ तो एक दल के प्रभुत्व के दौर की शुरुआत हुई। एक दल के प्रभुत्व की दौर की शुरुआत हुई। तो आपका बड़ा शानदार तरीके से आपका एनसीईआरटी चल रहा है। बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, विजुलाइज करना है। आपको एनसीईआरटी बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगी और आप स्वतंत्र भारत की राजनीति जो एनसीईआरटी है, जब स्ट्रीम पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के बाद क्या क्या हुआ उन घटनाओं की भी आपके सामने हम चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा आगे की कुछ चर्चा ना करें तो सीधे हम चैप्टर पाते हैं। आज का जो टॉपिक है, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। और जब पहली क्लास आपको मैंने कराई, पहली क्लास में आपको समझ में आ भी गया होगा कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। मैं कांग्रेस के प्रभुत्व को बता रहा हूं कि किस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व था। मैं चुनौतियों की भी चर्चा कर चुका हूं। अब सीधा हम टॉपिक पाते कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व क्यों रहा, इसके पीछे क्या कारण थे। इसके पीछे क्या कारण थे मैं बता भी चुका हूं। सबसे बड़ा मूल कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, नंबर 1। और इसके बाद दूसरा कारण था कि कांग्रेस के पास कुछ ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, जैसे अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि महात्मा गांधी तो गुजर चुके थे, उनका नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। हाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ही नेतृत्व कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू ही नेतृत्व कर रहे थे। वो एक करिश्माई नेतृत्व था। कौन? जवाहरलाल नेहरू एक विश्व स्तरीय नेता थे। उनकी एक छाप थी, है ना। करिश्माई नेतृत्व कहते ना, एकदम करिश्माई। तो इसको हम शुरुआत करते कि पहले आम चुनाव की मैंने चर्चा की थी और आज भी बता दूंगा कि पहले आम चुनाव में नतीजे जो आए, शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। कहने का मतलब ये किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी क्यों आई। सबको पता था कि जो पहला आम चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई है और उसके पास नेहरू जैसा करिश्माई नेतृत्व है। इसलिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी बनकर आई और जो भी विपक्षी पार्टियां थीं उनको भी कोई आशंका नहीं थी। उन्हें भी पता था कि हमारा इतना वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि एक अलग आइडियोलॉजी थी कांग्रेस आइडियोलॉजी के अलावा। तो कुल मिलाकर कोई अचंभा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी 1952 के पहले इलेक्शन में इतने कुल मिलाकर लगभग 45% वोट हासिल किया था। तो आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी, ये सबको पता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम, यही तो मैं बात बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का पहले जो 3 चुनाव थे या पहले 3 आम चुनाव थे, 1952 का, 1957 का और 1962 का, वो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए थे। जिस प्रकार मैंने बताया था कि पहला जो आम चुनाव हुआ था, पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगभग 45% वोट मिले। दूसरी विपक्षी पार्टियों को कोई भी पार्टी 10% भी वोट हासिल नहीं कर पाई थी। जैसे पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटें थीं और 489 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को कितनी? 364 सीटें मिली। अब जब दूसरा आम चुनाव आया, वो भी नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया, तब कितनी? 494 सीट थी, उसमें से 371 सीट जीत कर आई कांग्रेस। और जब तीसरा जो चुनाव आया 1962 का, उसमें भी नेहरू के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा गया, उसमें भी कांग्रेस पार्टी 494 सीट में से 361 सीटें जीत कर आई। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि हम जो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। सबसे बड़ा करिश्माई नेतृत्व, दूसरा स्वाधीनता संग्राम, कुल मिलाकर देश को आजाद
कराने में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए आम जन में एक भरोसा था, एक विश्वास था, एक आस्था थी, कांग्रेस पार्टी के प्रति झुकाव था, दूसरी पार्टियों के प्रति झुकाव नहीं था। और कांग्रेस पार्टी का जनाधार पूरे देश में फैला था, धाड़ी धाड़ी गांव गांव तक फैला था। इसमें मजदूर तबका भी इसके साथ था, महिला वर्ग भी इसके साथ था, अल्पसंख्यक भी इसके साथ था, जो किसी भी जाति का तबके का व्यक्ति भी हो। कुल मिलाकर इंद्र कहते हैं, इंद्रधनुष जिस प्रकार दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी का भी रूप इस प्रकार था, एक छाती के अनुसार भी, और जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के साथ लोगों का झुकाव था। इसलिए 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। क्या रहा? प्रभुत्व रहा। कुल मिलाकर एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो ये बात आपको भली भांति आप जानते हो, कल भी मैंने बताया था। हम आगे बढ़ते हैं। अब तब के दिनों की बात करें कि यही एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। जैसे मैं सोशलिस्ट पार्टी की बात करूं या कम्युनिस्ट पार्टी की मैं बात करूं या जनसंघ पार्टी की बात करूं, ये जितनी भी पार्टियां थी उनका जो प्रभाव था पूरे देश में नहीं था। जैसे मैं जनसंघ की बात करूं, जनसंघ का प्रभाव केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में ही था। कुल मिलाकर कह सकते हैं उच्च वर्ग जो श्रवण वर्ग था उसमें ही था, और इसके अलावा शहरों में था। जबकि कांग्रेस पार्टी में उच्च वर्ग के अलावा निम्न तबके के लोग, कमजोर तबके के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, अल्पसंख्यक, महिला, जितने भी तबके के लोग थे कांग्रेस पार्टी के साथ थे। और कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत बड़ा था, क्योंकि आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी प्रमुख भूमिका निभा रही थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो पहले आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व का दौर रहा। जैसे कह सकते हैं तो एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था, और जो दूसरी अन्य पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां थी, उनका प्रभाव पूरे देश में नहीं था। कुल मिलाकर उनका प्रभाव केवल शहरों तक था और हिंदी भाषी प्रदेशों तक था। ठीक है। तो और जब कांग्रेस पार्टी की हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू एक नाम आता है। तो जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनैलिटी थी, करिश्माई नेतृत्व था, एक लोगों को अपील करता था कि जब नेहरू कह देते थे कि देश के लिए आपके मतदान की आवश्यकता है, वोट की आवश्यकता है, तो आम जनता नेहरू पर आंख मूंद कर भरोसा करके वोट डालने जा रही थी तीनों ही चुनावों में। तो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई नेतृत्व और लोकप्रिय पॉपुलर नेता उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। और जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन कांग्रेस में पॉपुलर रहा? वो थी इंदिरा गांधी। कांग्रेस के अलावा आज अगर हम वर्तमान की बात करें, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था, इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, बड़ा करिश्माई नेतृत्व था, करिश्माई एकदम जनता में अपील करता, उसी प्रकार का नेतृत्व आज भारतीय जनता पार्टी में भी है। जो नरेंद्र मोदी हैं उनका नेतृत्व है। ठीक है। अब जैसे हम नेहरू की बात करें, नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की, नेतृत्व किया, जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और पूरे देश के अंदर जो चुनाव लड़े जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़े जा रहे हैं। उस समय जब 1952 का इलेक्शन हो, चाहे 1957 का इलेक्शन हो, चाहे 1962 का इलेक्शन हो, तीनों ही आम चुनाव जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़े गए। गलतियां नेहरू जी से भी हुई, फिर भी आम जनता का जो भरोसा था कांग्रेस पार्टी में था। कुल मिलाकर विपक्ष नाम का कुछ नहीं था। जो भी विपक्षी थे नेहरू उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। आपकी बातें क्या हैं, आखिर आपकी मांगें क्या हैं, मांगों को मैं पूरा करूंगा। कुल मिलाकर ये है। तो नेहरू सबको साथ लेकर चलते थे, इसलिए आम जनता भी उनको पसंद करती थी। इसलिए तीनों आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। क्या था? प्रभाव था। तो एक तो नेहरू जी, सबसे बड़ी बात नेहरू जी। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की कमान संभाल रखी थी, अगुवाई कर रहे थे, और पूरे देश का दौरा किया नेहरू जी ने। एक बात बताओ, नेहरू जी करिश्माई नेतृत्व तो हैं, लेकिन उस समय एक टैग था, देश को आजाद कराने में अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की थी। और कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे देश में गांव गांव में फैला हुआ था, क्योंकि देश को आजाद कराया था। तो जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत, बहुतों को आश्चर्य हुआ कि आखिर कांग्रेस पार्टी 489 सीटों में से 364 सीटें कैसे हासिल की? करिश्माई नेतृत्व। क्या था? करिश्माई नेतृत्व। अब इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से कितनी सीटें? 364 सीटें। इसी तरह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे थी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हम पहले
जैसे मैंने आपको बताया था, दोबारा मैप में आ जाते हैं तो उससे क्या है, समझ में आ जाता है और आप थोड़ा सा समझते हो इन चीज़ों को। जैसे ये आप देखो, जब पहला चुनाव था, मैंने कल भी बताया था, आप फिर देख सकते हैं, 489 सीटें थी लोकसभा की, उसमें सीट कितनी हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को, 364। और वोट प्रतिशत कितना हासिल हुआ, लगभग 45%, लगभग 45%। अब बहुमत के लिए कितनी जरूरत थी, 245। आई सीट कितनी, 364। कितना, 2/3 बहुमत जीत कर आई। क्यों, कृष्णमयी नेतृत्व के कारण। और कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव था, जो संगठन था, इतना मजबूत था, गांव गांव तक मजबूत था, पूरे देश में फैला हुआ था और देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई थी। यह सबसे बड़ी बात थी कांग्रेस पार्टी के जनाधार में। अब दूसरी पार्टियां देख लो, सीपीआई देख लो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब देखो 16 सीट लाई, वोट परसेंट कितना है, मात्र लगभग मान लो 3.5%। और फिर सोशलिस्ट पार्टी देख लो, सीट कितनी है, 12, वोट प्रतिशत कितना है, लगभग 11%। अंदाजा लगा लो। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, सीट कितनी है, 9, वोट प्रतिशत कितना है, लगभग 6%। और हिंदू मजदूर सभा, इसकी सीट कितनी है, 4, वोट परसेंट लगभग 1%। तो कुल मिलाकर अंदाजा लग रहा है आपको, पूरी एक ही पार्टी लगभग 45% वोट लेकर आई। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो 2.5 का भी आंकड़ा छू पा रही थी। इस प्रकार कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व जबरदस्त था। क्या था, जबरदस्त था। उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा था। यह सबसे बड़ा मूल कारण था। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, यह बात आ गई। अब जहां तक सीटों पर जीत की हासिल करने का सवाल है, हिंदुस्तान में क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चाहे एक वोट से एक व्यक्ति जीते, चाहे 10,000 से जीते, चाहे 20,000 से जीते, यही तो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जीत का मतलब जीत। कई सीट पे 10 प्रत्याशी खड़े होते हैं, कई सीट पे आपके 2 ही प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो कई बार वोट भी ज्यादा होता है लेकिन सीट हासिल नहीं हो पाती। ऐसा ही है ना। तो पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। कितने नंबर पर रही, दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर 10% भी वोट नहीं ला पाई कम्युनिस्ट पार्टी। उसे मात्र 16 सीटें मिली। कितनी, 16। और कहां के 364 और कहां 16। आप अंतर समझ सकते हो, इस बात से अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार एकदम जनाधार था कांग्रेस पार्टी का। अब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ। विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ। आज तो खैर अलग अलग होता है, उस समय एक साथ ही इलेक्शन हुए, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी साथ साथ में हुए थे। उसमें भी पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। हां, एक बात जरूर है, जब 1959 की बात आती है, 1959 की बात आती है, एक केरल राज्य जरूर था, एक केरल राज्य जरूर था, केरल राज्य जरूर था जहां सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी। और कहां, राज्य में, किसमें, राज्य में केरल राज्य था पहली बार। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लोकतंत्र का बहिष्कार भी करती थी, एक आजादी को झूठा भी बताती थी कि यह आजादी जो मिली है वो झूठी है, इसमें केवल पूंजीपतियों का काम होता है, इसमें आम जनता का काम नहीं होता। कुल मिलाकर ये समाजवाद की बात करती थी, साम्यवाद की, इसको मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं। ठीक है, सीपीआई। और ईएमएस नमूदरीपाद इसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व ऐसा था कि केरल में पहली बार 1959 में जो सरकार, पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसको भी बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो कुल मिलाकर यहां कौन से आर्टिकल का प्रयोग हुआ, 356। कुल मिलाकर राज्य का संविधान तंत्र विफल कहा। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। इतना कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। तो आपको अंदाजा लग गया होगा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। अब जैसे त्रावणकोर और कोचीन आज के केरल के हिस्सा है, केरल का हिस्सा है। ये वही त्रावणकोर है जब रियासतों 565 रियासतें थी, उन 565 रियासतों में से एक रियासत क्या थी, त्रावणकोर। और त्रावणकोर रियासत ने ही अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये केरल में आता है। ठीक है। और मद्रास और उड़ीसा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया था, अधिकतर सीटों पर कब्जा कर लिया था। कुल मिलाकर पूरे देश में जितने भी राज्य थे, कांग्रेस पार्टी का ही जनाधार था। किसके कारण, जवाहरलाल नेहरू के कारण। किसके कारण, एक लोगों की आस्था थी, एक लोगों का भरोसा था। और किसके कारण, कृष्णमयी नेतृत्व के कारण, जवाहरलाल नेहरू के कारण। और एक और आइडियोलॉजी थी कि पूरा कांग्रेस का संगठन इस प्रकार मजबूत था कि पूरे देश में फैला हुआ था। और सबसे बड़ा मजबूत कारण यह कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका थी। इसलिए आम जनता ने तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही चुना। अब आखिरकार इन तीनों राज्यों में, जो उड़ीसा था या केरल था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था। किसका था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था।
तो कांग्रेस की ही सरकार बनी, कुछ निर्दलीय थे उनको मिलाकर सरकार बना ली। इस तरह राष्ट्रीय स्तर की बात हो या प्रांतीय स्तर की बात हो, राष्ट्रीय स्तर की बात हो या प्रांतीय स्तर की बात हो, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का ही शासन कायम हुआ, ये बात आपको पता है। और उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू ने पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। तो पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला आम चुनाव कब हुआ? पहला आम चुनाव आपको पता है, आम चुनाव पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। 1952 में कब हुआ? 1952 में। और पहले आम चुनाव में कितनी सीटें थी लोकसभा की? 489 लोकसभा की थी। 3200 विधायक थे वैसे पूरे हिंदुस्तान में, इसमें से कितनी सीटें जीती थी? 364। और जो दूसरा चुनाव हुआ था, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, दूसरे में 1957 में हुआ दूसरा आम चुनाव, इसमें सीटें कितनी थी? 494। कल भी बता चुका हूं, आज भी बता देता हूं, सीटें कितनी जीती? 371। और जो तीसरा जो आम चुनाव हुआ, ये कब हुआ? 1962 में। ये भी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लड़ा गया और यहां 494 सीटों में से 361 सीटें जीती। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार तीन जो पहले आम चुनाव थे, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने विजय पताका लहराया और 2/3 बहुमत से, कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से अपनी सरकार बनाई और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और तीनों ही आम चुनावों में जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री बने। ये बात तो आपको पता लगी। और दूसरी पार्टियों का इतना जनाधार नहीं था, जनाधार नहीं था। अब जैसे हम आगे चलें, ठीक है, एक नजर दौड़ाएं। एक नजर दौड़ाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि 1952 से लेकर 1962 के बीच, 1962 के बीच लोग कुल मिलाकर 15 वर्ष कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी। मतलब दूसरी पार्टियों को पूरे भारत देश में जनाधार ही प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो 10% भी वोट हासिल कर सके, केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी थी। और दूसरा जो आम चुनाव हुआ 1970 में, तीसरा 62 में, ये बात बता दी, इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखा और स्थिति को बेहतर किया। ठीक है, ये मैंने बताया। कुल मिलाकर 3/4 सीटें, कितनी? 3/4 सीटें, कितनी? 3 कह सकते हो, 3/4 सीटें कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। किसने जीती? कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। और आज अगर कांग्रेस की बात कर लें तो पूरे भारत में 3 या 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार रह गई है। और अगर लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा में तो उसकी 50 सीट भी नहीं आ पा रही, लगभग ऐसी स्थिति हो चुकी है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास जवाहरलाल नेहरू जैसा नेतृत्व तो नहीं है, न इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में ऐसा नेतृत्व है, एक करसवाई नेतृत्व है। इसलिए चाहे 2014 का इलेक्शन हो और 2019 का इलेक्शन हो, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी है। ठीक, अब कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती उसका दशांश, मतलब 10% या 10वां भाग कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी। ये बात आप भली भांति जानते हो। तो विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत हासिल नहीं मिला। जैसे मैंने बताया उड़ीसा, जैसे मैं आपको एक मैप बना देता हूं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये मैप है, जैसा आता है बनाता हूं आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे भारत है, ये क्षेत्र एक क्षेत्र ऐसा था जी, ये वाला केरल, ये केरल एक क्षेत्र ऐसा था। कौन सा? केरल, जहां सीपीआई का प्रभाव था। किसका था? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और एक उड़ीसा क्षेत्र, कौन सा था? उड़ीसा क्षेत्र, यहां भी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था, उड़ीसा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सरकार यहां बन गई थी, सरकार नहीं बनी थी 1952 में और 1957 में भी। यहां बस प्रभाव ज्यादा था। कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों में ही कांग्रेस की सरकार बनी, निर्दलियों को मिलाकर सरकार बना ली। लेकिन जब मैंने 1959 की जब बात आती है, किसकी बात आती है? 1959 की। जब 1959 में जब केरल की हम बात करते हैं तो पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी केरल में। कहां पे? केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताई थी। वो उसको भी बर्खास्त कर दिया, ये बात आपको पता लग गया होगा। तो यहां किसका प्रभाव था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, समाजवाद का। कुल मिलाकर फिर भी यहां कांग्रेस की सरकार पहले आम चुनाव बनी, लेकिन बाद में इन्हीं राज्यों ने टक्कर दी। अब आते हैं ऐसे एकाध मामलों को अपवाद समझकर, जैसे केरल, उड़ीसा,
मान लें तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था, पूरे भारत पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का ही एकाधिकार था। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये तो तानाशाही हो सकती है, ये तो एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो सकता है। नहीं, एक ही पार्टी का प्रभुत्व तो था, लेकिन लोकतंत्र में था, जनता ने चुना था, कोई जबरदस्ती नहीं था। विपक्षी पार्टियां भी थी, वो भी आम जनता में जा रही थी, लेकिन आम जनता विपक्षी पार्टियों को अभी पसंद नहीं कर रही थी। उसके सामने केवल एक ही विकल्प था, कांग्रेस, क्योंकि देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई थी ना, तो लोगों के मन में अभी भी वही भाव था कि यही कांग्रेस पार्टी देश को चला सकती है, इसलिए वो कारण था। तो कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बड़ा दिखता है, और चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को और बढ़ावा दिया, क्योंकि लोकतंत्र था। क्या था? लोकतंत्र था। और हमारे संविधान में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, चाहे कोई एक वोट से जीते वो भी जीता हुआ प्रत्याशी माना जाता है। अब आप कहेंगे कि 45%, कितना, 45% वोट लाकर भी 2/3 सीटें जीत कर आई, कुल मिलाकर 75% जीत कर आ गई। ये बात आपके सामने आती है जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं ये बात आपके सामने ध्यान में आती होगी। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, कभी कभार क्या होता है, जैसे ये सुन लो, माना कि मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। वोट हासिल कर कितना परसेंट आया? लगभग 8%, लेकिन सीट जीत कितनी? मात्र 2। और मैं तेलुगु देशम की बात करूं, या 82 कर लो, सॉरी 82 में, और तेलुगु देशम की बात करूं, या तेलुगु देशम को वोट कितना मिला देश में? 4%, और सीट कितनी मिली? लगभग 30 सीट है। तो आप इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। पॉलिटी पढ़ते तो इसको और हम आसानी से समझेंगे, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 74%, मैंने क्या कहा था, लगभग 75% सीटें कांग्रेस पार्टी को हुई हासिल हुई। तो सोशलिस्ट पार्टी को वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन सीटें हासिल नहीं थी। कैसे? लगभग 11% वोट मिला किसको? सोशलिस्ट पार्टी को, लेकिन सीट कितनी मिली? बहुत कम सीटें मिली, लगभग 9 सीटों के समथिंग। लेकिन दूसरे नंबर की सीट, दूसरे नंबर की पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन सीट कितनी मिली? 16, इससे भी कम वोट था। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम था। कुल मिलाकर हमारी चुनाव प्रणाली की जो प्रणाली थी ना, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला था, एक उदाहरण वर्तमान में दे देता हूं। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश में जो 2018 का इलेक्शन हुआ था, 2018 में हुआ था ना आम चुनाव, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा का जो वोट प्रतिशत था वो कांग्रेस से लगभग 1 से 2% ज्यादा था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2018 में सरकार नहीं बना पाई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जबकि वोट प्रतिशत 2% कम था, लेकिन सीट भाजपा से कांग्रेस की ज्यादा थी, यही तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यही तो चुनाव प्रणाली की प्रणाली है। इसी का फायदा तो कांग्रेस को मिला पहले आम चुनावों में। कह रहे ना, जैसे 45% वोट हासिल करने के बावजूद भी देश की जो 489 सीटों में से लगभग 75% सीटों पर कब्जा कर लिया, वही वाली बात आ गई, ठीक है। 1952 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी। 10% वोट हासिल करने के बावजूद भी 3% जीत नहीं पाई, और जो पार्टी 45% वोट हासिल करके 75% सीटें जीत कर आ गई। आपको अजीब नहीं लग रहा? यह है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आगे चलते हैं। आखिर यह हुआ कैसे? तो पिछले साल भारतीय संविधान की, जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, भारत का संविधान और सिद्धांत और व्यवहार, ठीक है, नामक किताब पढ़ी थी, वहां सर्वाधिक वोट पाने वाले की ही जीत मानी जाती है, चाहे 1 से जीते चाहे 2 से जीते। कई बार होता क्या है, जैसे एक सीट पे कम से कम 6 से 7 प्रत्याशी हो जाते हैं, और कई बार एक सीट पे केवल 2 ही प्रत्याशी होते हैं। कई बार ऐसा होता है एक सीट पे 15 से 20 प्रत्याशी हो जाते हैं, और जहां 15 से 20 प्रत्याशी होंगे वो कम वोट पाकर भी जीत जाएगा, और जहां केवल 2 ही प्रत्याशी होंगे वो ज्यादा वोट पाकर भी हार जाएगा। तो वोट परसेंट तो बढ़ा, लेकिन वो प्रत्याशी 1 वोट से हार गया। यही तो सिस्टम है, ये हमने पढ़ा था।
तो इसमें जुड़ी चर्चा को अगर हम याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसमें देखना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, गूगल करना और 11th की एनसीईआरटी पढ़ना। मैं पढ़ाऊंगा अभी एनसीईआरटी को, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा 11th की पॉलिटी की, तो बड़े मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के कारण ऐसा हुआ, कुछ चुनाव प्रणाली भारत देश की ऐसी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का 45% वोट हासिल करने के बावजूद भी 489 सीटों में से 75% जो सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी के पास थी। और दूसरी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी 10% सीट 10% वोट हासिल करने के साथ भी मात्र 3% सीटें प्राप्त कर पाई। ठीक है, अब हमारे देश का चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है, यह बात आ गई। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट भी हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1982 में जो इलेक्शन हुआ, मान लो, या सॉरी 84 कर लो, 1984 में इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी मरने के बाद राजीव गांधी ने इलेक्शन लड़ा। तो 1984 में जैसे मैंने बताया कि बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी, अब बीजेपी को वोट कितना हासिल हुआ, 8%। सीट कितनी मिली, मात्र 2 सीट। अब यही तेलुगु देशम पार्टी की मैं बात कर लूं, इसको वोट परसेंट कितना मिला, लगभग 4%। और सीट कितनी मिली, 30। ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यही सबसे बड़ा मूल कारण था। क्योंकि जो तेलुगु देशम पार्टी थी वो आंध्र प्रदेश की पार्टी थी। चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना होगा, एनटी रामाराव का नाम सुना होगा, एनटी रामाराव, उसके नेतृत्व में लड़ा गया। तो कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे बड़ी कोई सेकंड हाईएस्ट कोई पार्टी थी, वो 1984 में कौन सी पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी। जबकि भारतीय जनता पार्टी 8% वोट हासिल करके आई थी, लेकिन सीट मात्र 2 मिली। और जबकि तेलुगु देशम पार्टी 4% वोट हासिल करके आई, सीट कितनी मिली, 30। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बड़ा क्लिष्ट है, समझेंगे इसको बाद में हम पॉलिटी जब पढ़ाएंगे, आप देखना इसको। ठीक है, तो आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि किस प्रकार फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। अब यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मतलब चुनाव कराने की प्रणाली। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी, कांग्रेस के अलावा दूसरे जो दल थे, विपक्षी दल थे, जैसे जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उम्मीदवारों के वोट को जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को भी हासिल कुल वोट के कहीं ज्यादा होंगे। जैसे मैं बात करूं, माना कि 100% वोट है, 100% वोट है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी को मात्र 45% वोट मिले और 45% वोट हासिल करने के बाद 75% सीटें हासिल कर ली, मतलब 2/3 सीटें कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। अब बाकी जो बचा वोट वो तो 55% हुआ ना, कितना हुआ, 55%। फिर तो ये 55% जो वोट था वो बढ़ चुका था, क्योंकि 45% जो वोट था वो केवल एक ही पार्टी को था, और जो 55% वोट था इसमें कम से कम 10 पार्टी थी, वो वोट बढ़ चुका था। अगर यही 55% एक जगह होता तो कांग्रेस पार्टी को 2/3 सीटें नहीं आ पाती। लेकिन जो 55% जो विपक्ष में वोट था वो बटा हुआ था जनसंघ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, सोशलिस्ट पार्टी में, और भी कुछ विपक्षी पार्टियां, तो उन्हें बटा हुआ था। इसलिए कांग्रेस पार्टी 45% वोट हासिल करके भी लगभग 2/3 सीटें जीत पाई। और जो विपक्ष में 55 था वो बटा हुआ वोट था। क्या था, बटा हुआ वोट बढ़ चुका था, किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 6%, किसी को 9%। इसलिए सीटें नहीं आई। तो आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा बहुत समझे होंगे अगर 11th में आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। अगर वास्तव में सही मायने में आप कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। आज भी वही होता है, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का आपको सामने उदाहरण दिया, ठीक है, लिखा है ना कि जो प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के विपक्ष में थे, उम्मीदवार थे, वो वोट बढ़ चुका था। अब जैसे हम केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा कर लें, किसकी कर लें, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की चर्चा कर लें, जो मैं आपसे कर रहा था। 1957 की बात है या 59 की बात है, मैं 59 की बात करता हूं। तो 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। कुल मिलाकर केरल के अंदर पहले ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभाव था। जब 1952 का इलेक्शन हुआ था, लेकिन सरकार किसने बनाई, कांग्रेस पार्टी ने, निर्दलीयों को मिलाकर। लेकिन यहां
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभाव बढ़ चुका था, मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ चुका था, समाजवादियों का प्रभाव बढ़ चुका था। तो 1957 में जो सरकार आई केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, तो पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी, कांग्रेस के प्रभुत्व में भी। तो 1957 के मार्च के महीने में जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें हासिल मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कुल मिलाकर 126 सीटों में से 60 सीटें मिली। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 51%। अब यहां भी आपको कम दिखाई दे रहा होगा, कितनी चाहिए? 60 दूनी 120, कम से कम 164 सीटें चाहिए। 4 निर्दलीयों ने समर्थन दे दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सरकार बना ली, हासिल हुई। और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने, निर्दलीय उम्मीदवारों ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को समर्थन दे दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई किसी राज्य में। तो पहला एक ऐसा राज्य था कांग्रेस के प्रभुत्व के समय या एक दल के प्रभुत्व के समय, केरल, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बनी। अब राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ईएमएस, क्या नाम था? ईएमएस नमूदरीपाद को मुख्यमंत्री बनाया या सरकार बनाने का न्योता दिया। और दुनिया में यह पहला अवसर था। पहला क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, जो समाजवाद, लोकतंत्र का कभी समर्थन नहीं करती थी, तो दुनिया में एक पहला ऐसा राज्य था केरल, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेते हुए सरकार बनाई। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे आज मैं बात कर लूं, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव चाइना में है। चाइना में कोई चुनाव होते हैं भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या सीपीआई या मार्क्सवादी कभी चुनाव का समर्थन नहीं करते, लोकतंत्र के कभी समर्थक नहीं रहे, हमेशा लोकतंत्र का उन्होंने विरोध किया। जैसे जब भारत देश ने भी लोकतंत्र को अपनाया था, जब भारत देश आजाद हुआ, तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने या सोशल पार्टियों ने इसको झूठा करार दिया कि भारत को जो आजादी मिली है वो झूठी है। वो क्या है? झूठी। क्योंकि लोकतंत्र में अमीरों का वर्चस्व होता है। किसका होता है? अमीरों का वर्चस्व होता है, पूंजीपतियों का वर्चस्व होता है, इंटेलेक्चुअल लोगों का वर्चस्व होता है। इसमें आम जनता के साथ या अंतिम छोर के व्यक्ति के लाभ नहीं पहुंच पाएगा। ये वो पार्टी थी, फिर भी लोकतंत्र में भाग लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। ये दुनिया में पहली ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी हिंदुस्तान में जो चुनाव में भाग लिया। तो केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस का प्रभाव था, एक दल के प्रभुत्व का दौर था। कांग्रेस एक इंद्रधनुषी पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व था। ये जवाहरलाल नेहरू को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा प्रभाव फिर भी केरल के अंदर, आखिर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन कैसे गई? तो आपको पता है 3 आर्टिकल हम पढ़ते हैं जब आपातकाल की बात आती है। जब भी हम आपातकाल पढ़ते हैं तो आपको पता है 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं, आपातकाल कहते हैं, आपातकाल 352, 356 और 360। ये 56 में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यहां आपका वित्तीय आपातकाल, और 352 में क्या है? अगर कोई आंतरिक सुरक्षा खतरे में या कोई भारी आक्रमण हो जाए तो। ये 3 होते हैं। तो कांग्रेस सरकार ने 356 जो आर्टिकल था, 356 जो आर्टिकल था, केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, केरल सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहां क्या लगा दिया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया कि आप शासन को अच्छी तरह नहीं चला रहे, संविधान के अनुकूल नहीं चला रहे हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने पहला बड़ा बदमाशी वाला काम किया। क्या किया? बदमाशी वाला काम किया। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी। कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाया था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए थे, वो वादे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरल की जनता के साथ न्याय नहीं कर पाई। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आई थी। वह कुछ क्रांतिकारी या प्रगतिशील नीति पहल करेगी, लेकिन इसने न तो कोई क्रांतिकारी न कोई प्रगतिशील पहलकदमी की। यह आरोप किसने लगाया? कांग्रेस पार्टी ने। इसलिए सत्ता से उसको बेदखल कर दिया या बर्खास्त कर दिया या राष्ट्रपति शासन लगा दिया या आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया। तो पहली बार लगा कि कांग्रेस पार्टी को जलन हो रही है। तो कम्युनिस्टों का कहना था कि इस संघर्ष की अगुवाई निहित स्वार्थ है और धार्मिक संगठन कर रहे हैं। और 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना, 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार थी और चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना
क्योंकि आम जनता का विश्वास था, ऐसे कैसे बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में प्रभुत्व था। उसे लगा कि हमारा प्रभुत्व है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस पार्टी, फिर भी ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार बन तो गई, कैसे कैसे बन गई, ये बात आपके मन में सवाल आता हुआ। तो यह फैसला बड़ा विवादास्पद साबित हुआ, इसकी आलोचना हुई, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है। और संविधान के प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के पहले उदाहरण के रूप में यह देखा गया। इस फैसले का बार बार उपयोग भी किया, और सबसे ज्यादा 356 संवैधान तंत्र विफल होने पर सबसे ज्यादा 356 का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। उसे लगा कि कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार है, अगर वो कांग्रेस के अनुसार नहीं चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी एक तानाशाही रवैये के अनुसार उस पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देती थी। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356 के तहत। आर्टिकल 356 के तहत ये बड़ी बात प्रमुख थी, ये बात को आप जानते हो, और ये ऐसा करती भी रही कांग्रेस। ऐसे मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताया। अब जैसे हम सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी का ही रूप था, ये कांग्रेस पार्टी का ही रूप था। सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण जो मान लो 1948 में हुआ, 1948 में हुआ, जब भारत देश आजाद होने के बाद। ये कांग्रेस का ही रूप था। कैसे? पहले इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था 1934 में, और सबसे ज्यादा इसमें कांग्रेस के ही युवा थे जो समाजवाद को लाना चाहते थे। क्या लाना चाहते थे? समाजवाद को लाना चाहते थे। तो सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें कहां मिलती है? कांग्रेस में मिलती हैं। तो आजादी से पहले उस वक्त ढूंढा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जन आंदोलन चला रही थी। उस जन आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें ज्यादातर युवा थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में कुछ युवा नेताओं ने किया था, एक टोली ने किया। और यह नेता कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकामी और समतावादी समाजवादी बनाना चाहते थे। मतलब पूंजीपति क्या कहते हैं ना, जैसे पूंजीवाद का विरोध, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। समतावादी, कुल मिलाकर जितनी भी आम जनता है, जिसमें सभी को समानता का अधिकार होगा, संपत्ति पर सभी का बराबर का हक होगा, कुल मिलाकर ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऐसा वादा था। लेकिन इस बात को पसंद नहीं करती थी कांग्रेस पार्टी बाद में, इसलिए ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे कांग्रेस शब्द हट गया। बाद में जो युवा नेता थे, उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया, और यह बदलाव इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता न धारण कर सकें। और इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन, कांग्रेस में जो समाजवादी थे, जो युवा तुर्क था, पहले जो पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अब कांग्रेस शब्द हटा दिया, अब पार्टी क्या बन गई? नई पार्टी का गठन किया। और इन्होंने कांग्रेस की आलोचना भी की कि आप समाजवाद को क्यों नहीं लाना चाहते, आप परिवर्तन क्यों नहीं लाना चाहते, आप प्रगतिशील क्यों नहीं बनना चाहते, संपत्ति व सभी का बराबर हक क्यों नहीं देना चाहते। तो 1948 में ये अलग हो गई, और कांग्रेस, ये पार्टी का नाम बना सोशलिस्ट पार्टी। और सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में कुछ खास कामयाबी भी हासिल नहीं कर पाई थी। जब 1952 का जो इलेक्शन हुआ था, 1952 के इलेक्शन में भी ज्यादा मत हासिल भी नहीं कर पाई, सीटें भी हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा था। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था बहुत ही मजबूत था, और कांग्रेस पार्टी एक इंद्रधनुष के अनुसार एक छाते के रूप में काम कर रही थी, और उसके पास कुछ करिश्माई नेतृत्व था। और कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 1952 के पहला जो इलेक्शन हुआ, वहां भी सोशलिस्ट पार्टी का कोई प्रभाव नहीं जम पाया या सीटें हासिल नहीं कर पाई। तो इससे पार्टी के समर्थकों को बड़ी निराशा हुई। जो पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, उसके समर्थकों को बड़ी निराशा हुई, ये तो हमारे साथ गलत हुआ, ये तो हमारे साथ गलत हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने अपना संविधान चेंज किया कि दोहरी सदस्यता नहीं ले सकते। तो हालांकि सोशलिस्ट पार्टी की मौजूदगी हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में थी, क्योंकि कांग्रेस ही तो थी, उसमें युवा वर्ग जुड़ा हुआ था, लेकिन पार्टी को चुनावों में छिटपुट सफलता हासिल हुई, बहुत कम। और समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते थे, हालांकि नेहरू भी करते थे। क्या करते? नेहरू भी समाजवाद में भी भरोसा करते थे और लोकतंत्र में भी भरोसा करते थे, इसलिए नेहरू को लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा भी दी थी। कुल मिलाकर ये, इस आधार पर कांग्रेस तथा साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों अलग अलग थे,
और कांग्रेस की आलोचना करते थे ये सोशलिस्ट पार्टी भी और कम्युनिस्ट पार्टी भी। क्यों क्यों करते थे आलोचना? क्यों वो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में प्रभाव जो है उच्च वर्ग का है, ब्राह्मणों का है, बनियों का है, वैश्यों का है, ऐसा कांग्रेस पर आरोप लगता था। और जमींदारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी। ये जो समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी या सोशलिस्ट पार्टी थी, ये आरोप कांग्रेस पे लगाया और कांग्रेस की आलोचना भी की, कांग्रेस की आलोचना भी की। और मजदूरों को, किसानों की उपेक्षा कर रही है कौन सी? कांग्रेस पार्टी। ये आरोप सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां आरोप लगा रही थी कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि मजदूरों को दबाया जा रहा है। मजदूरों क्या जा रहा है? दबाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दबा रही है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया, आलोचना भी की। अब समाजवादियों को 1955 में दुविधा की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि जिस ये समाजवाद की बात करते थे उसी समाजवाद को नेहरू ले आए। अब जो इनका नारा था, जो मांगे थी, वो मांगे तो नेहरू ने पूरी कर दी। अब इनका कोई महत्व ही नहीं बचा। तो आम जनता में जो एक भाव था सोशलिस्ट पार्टी के प्रति, एक भाव था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का जो मांगे थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो नेहरू ने अपना ली। तो कुल मिला के इसके भी आइडियोलॉजी को खत्म कर दिया। तो सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना है। जो आइडियोलॉजी समाजवादी पार्टियों की थी, वही आइडियोलॉजी अब नेहरू जी ने अपना ली। कुल मिलाकर इनका जो अस्तित्व था वो भी खत्म कर दिया। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाना बड़ा कठिन हो गया, विकल्प बनाना कठिन हो गया। तो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में कुछ समाजवादियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बढ़ाई और कांग्रेस की आलोचना की, और कुछ अन्य समाजवादियों ने, मसलन अशोक मेहता जैसे व्यक्ति थे जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, कांग्रेस से हल्के फुल्के सहयोग की तरफदारी भी की, क्योंकि आइडियोलॉजी एक ही थी। और कुल मिलाकर जन भावना की अगर बात आती है तो सबका भला होना चाहिए, आम जनता का भी भला होना चाहिए। और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्ति, अशोक मेहता जैसे व्यक्ति सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे। उन्हें लगा कि दूसरी पार्टियों का तो इतना प्रभाव है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी नीतियों को अपना लिया है, तो इसके सहयोग से ही समाजवाद लाया जाए, आम जनता तक लाभ पहुंचाया जाए, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, जन कल्याणकारी योजनाओं पर गरीब तबके का भी लाभ हो। कुल मिलाकर बात यह थी। तो सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हो गए, सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हो गए। और कुछ मामलों में ऐसा हुआ कि समाजवादी दल बने छोटे छोटे। इन दलों में किसान मजदूर प्रजा पार्टी बन गई। कौन सी बनी? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जो 1952 का इलेक्शन भी लड़ा। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी बनी। किससे? सोशलिस्ट पार्टी से अलग अलग पार्टियां बनती चली गई। नाम लिया, ये आप जानती हो, जैसे जयप्रकाश नारायण का हम नाम लेते हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानती हो। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आवाज को बुलंद किया और एक आपातकाल के खिलाफ एक विरोध किया। उनको जेल में भी डाला गया। तो उनको क्रांति का जनक, संपूर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, नाम है पटवर्धन है, अशोक मेहता हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, ये समाजवादी हैं सारे। एस.एम. जोशी हैं, समाजवादी। ये सारे समाजवादी नेता थे। ये सारे समाजवादी नेताओं ने पार्टियों का गठन कर लिया। क्या कर लिया? पार्टियों का गठन कर लिया। लेकिन फिर भी ये जितने भी समाजवादी थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे पाए, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दे पाए। तो मौजूदा हिंदुस्तान के कई दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल, जैसे आज मैं बात करूं, राष्ट्रीय लोक दल हो या जेडीयू हो या लालटेन वाली लालू की पार्टी हो, ये सब उसी समाजवाद से अलग पार्टियां बनी हुई हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व धीरे धीरे बाद में कम होता चला गया था। ये बात को आप जानते हो, भली बात थी। ये आचार्य नरेंद्र देव के बारे में तो आपको पता ही है। अब जैसे हम चर्चा करें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसी थी, आखिर कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों था, उसकी प्रकृति क्या थी, ताकि लोग उसको, जनता पसंद कर रही थी, आम जनता वोट दे रही थी। ऐसा क्या भाव था कि लोगों में उसका प्रभाव बढ़ता चला गया? पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में, चौथे चुनाव में, चाहे 1952 का हो, 57 का हो, 62 का हो, 67 का भी हो, 71 का भी हो, सॉरी, हाँ जी। तो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, नेचर क्या था? नेचर क्या था कि इसलिए कांग्रेस का एक दल के प्रभुत्व का दौर था। तो नेचर आपको पता है, मैंने बता चुका हूं शुरुआत में, वही नेचर फिर आएगा कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जहां एक ही पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। कुछ और भी देश हैं, लेकिन भारत की बात कुछ अलग थी। भारत देश एक ऐसा देश था जहां लोकतंत्र था,
अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, जैसे हम क्यूबा की बात करें, चाइना की बात करें, ये देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व तो था, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं था, वहां तानाशाही थी, वहां साम्यवाद था, समाजवाद था। आज भी जैसे आप उदाहरण दे सकते हो, अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों की बात करें, नजर दौड़ाएं, तो हमें एक प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिलेंगे। जैसे बाकी मुल्कों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व और भारत में एक ही पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक भारी फर्क है। जैसे मैंने बताया, चाइना में भी एक ही पार्टी है, जनवादी चाइना, जनवादी गणराज्य वाली एक ही पार्टी है, लेकिन आज भी एक ही पार्टी का शासन है, पार्टी ही देश को चलाती है। लेकिन भारत देश के अंदर एक पार्टी नहीं है, यहां बहुदलीय व्यवस्था है। लेकिन उस समय कांग्रेस का प्रभाव था, करिश्माई नेतृत्व था, देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई थी, इसलिए यहां कुछ एक अलग बात थी, यहां कुछ फर्क था अलग मुल्कों की अपेक्षा। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ था। कुल मिलाकर वहां अलोकतांत्रिक सरकारें थी, साम्यवादी सरकारें थी, पार्टी का प्रभुत्व था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, भारत में लोकतांत्रिक सरकार थी, बहुदलीय व्यवस्था थी, यहां विपक्ष भी था। कुछ देशों का उदाहरण जैसे चीन, क्यूबा, यहां मार्क्सवादी समाजवादी सरकार थी, सीरिया। अब इन देशों से क्या तुलना कर सकते हैं, यहां कोई लोकतंत्र थोड़ा ही है। यहां तो भारत देश में तो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, बोलने की आजादी है, लेकिन चाइना में क्या बोलने की आजादी है, क्या फंडामेंटल राइट्स है? नहीं। सीरिया में क्या फंडामेंटल राइट्स है? नहीं। क्यूबा में क्या फंडामेंटल राइट्स थे? नहीं। इसलिए भारत की पद्धति कुछ अलग थी। और कुछ देश हैं, जैसे म्यांमार की बात करें, क्या है यहां सैनिक तंत्र, तानाशाही। बेलारूस की बात करो, इरिट्रिया की बात कर लो, मैं उस दौर की बात कर रहा हूं। एक पार्टी का प्रभुत्व था, लेकिन कानूनी सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ था। लेकिन भारत देश में कानूनी और सैन्य तरीके से एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं था, लोकतंत्र को कायम था, आम जनता भी थी, जनता ने उसको चुना था, क्योंकि यहां लोकतंत्र था। क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र की परिभाषा आप जानते हो, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इस बात को आप भली भांति आप जानते हो। तो प्रकृति भारत के कांग्रेस की प्रकृति कुछ अलग थी, भारत देश की पार्टी की प्रकृति कुछ अलग थी, इसलिए एक दल का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत में नहीं था, जैसे दूसरे मुल्कों में था, जैसे चाइना में, क्यूबा में, जो भी इरिट्रिया में। अब कुछ साल पहले, जैसे हम मैक्सिको की बात कर लें, या दक्षिणी कोरिया की बात कर लें, या ताइवान की बात कर लें, एक ही पार्टी का प्रभुत्व वाले देश थे, यहां लोकतंत्र नहीं था। लेकिन भारत में तो लोकतंत्र था, यहां दूसरी पार्टियों का भी प्रभाव था। और आज अगर हम बात करें तो यहां तो बहुदलीय व्यवस्था है, जिसको जनता वोट देती है वो चुनकर आ जाता है। गया तो गठबंधन की भी सरकार है बनी, लेकिन उस समय प्रकृति कुछ अलग थी। कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ टैग था, एक करिश्माई नेतृत्व था, देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई थी, इसलिए देश की आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत था। तो हम दूसरे देशों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक पार्टी को जो प्रभुत्व था वो लोकतंत्र की कीमत पे था, जैसे चाइना, क्यूबा जैसे देश। लेकिन भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व तो है, लेकिन जनता ने चुना है, लोकतंत्र की कीमत पे नहीं है। समझ में आ रहा होगा? तो भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व उन उदाहरणों से कहीं अलग है, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहां एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ है, क्योंकि आम जनता ने यहां वोट दिया है, यहां चुनाव कराया गया, संविधान है, यहां निर्वाचन आयोग है। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे की होड़, तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीती गई। या विपक्षी पार्टियां भी थी जो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रही थी, यहां होड़ थी। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं था, क्यूबा में ऐसा नहीं था, चाइना में ऐसा नहीं था, मैक्सिको में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं था। और लोकतंत्र की कीमत पर अपने आप एक ही पार्टी का प्रभाव था। किसका था? एक ही पार्टी का प्रभाव था। ये बात आप भली बात आप समझ गए होंगे। अब जैसे हम भारत का उदाहरण ले लें, ज्यादा समझने को कुछ है नहीं, बस आपको मैं विजुलाइज करा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कहानी क्या है। कहानी क्या है, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था एक दल के दौर में। बहुत कुछ, जैसे हम दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है भारत का। कांग्रेस पार्टी इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में मिली। जैसे मैंने बताया कि आखिर पहले जो 3 आम चुनाव थे, उसमें सबसे बड़ा जो मजबूत काम था वो देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका, पहला। और दूसरा था कांग्रेस पार्टी का जो प्रभाव था, जो संगठन था, बहुत ज्यादा मजबूत था और पूरे भारत देश में फैला हुआ था। इसके अलावा जो दूसरे विपक्षी दल थे, चाहे जनसंघ हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, उनका प्रभाव पूरे देश में नहीं था, शहरों तक सीमित था या हिंदी भाषी क्षेत्रों तक सीमित था। एक संकुचित आइडियोलॉजी थी, इसलिए उन विपक्षी पार्टियों को देश की आम जनता ने वोट नहीं दिया था लोकतंत्र में भी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी की साधारण सफलता के पीछे क्या है? स्वाधीनता संग्राम, क्योंकि देश को आजाद कराने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन की बारिश के रूप में देखा गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। क्या रहा? कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा,
क्योंकि लोग कैसे देखते थे, राष्ट्रीय आंदोलन के 12 स्कूल में कांग्रेस पार्टी को देखा गया था, यह बात आप जानते हो। अब जैसे हम कल ने आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे कांग्रेस के नेता, देश को आजाद किसने कराया, कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि सारे जितने भी विपक्षी दल वो भी देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई, ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे कुछ नेता थे जो करिश्माई नेतृत्व था उनका, जो आम जनता उनको पसंद करती थी और पूरे देश में फैले हुए थे। और इसके साथ निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, हर जाति का तबका, हर धर्म का व्यक्ति, है ना, इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। और अनेक नेता कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वही कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो भाई देश की आम जनता किसको वोट देती, उन्हीं को देती। तो चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, कुल मिलाकर कह सकते हैं सुसंगठित, पूरे देश में इसका प्रभाव था, संगठन मजबूत था। और बाकी जो दल थे, विपक्षी दल, वो अपनी रणनीति ही सोच रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति पहले से ही बनी हुई थी, क्यों, बहुत पुरानी पार्टी थी। और दूसरे जो दल थे, अभी अभी दल बने थे, वो रणनीति सोच रहे थे हम कैसे जीतेंगे। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार जीती। और कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती है और अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के बाद हुआ था। और कांग्रेस पार्टी का गठन तो 1885 में हुआ, एओयूम। तो कांग्रेस पार्टी पर प्रभाव महात्मा गांधी का था, जवाहरलाल नेहरू का था, है ना, कमला नेहरू, बहुत सारे ऐसे नेता थे, सुभाष चंद्र जैसे व्यक्ति भी नेता थे। तो कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस को टक्कर दे सके, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस के प्रत्याशी वो थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में, स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। तो लोगों की एक सिंपैथी थी कि देश को आजाद कराने में इन व्यक्तियों की भूमिका है, इसलिए हम इनको चुनेंगे। और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थीं, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन उनका प्रभाव पूरे देश में नहीं था। तो आजादी के वक्त की अगर बात करें तो यह पार्टी देश के चहुं ओर फैल चुकी थी। चहुं का मतलब है चारों ओर, देश के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। इसलिए 1952, 1957, 1962 में एक दल के प्रवृत्ति के दौर की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव था। इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर पर तक पहुंच चुका था, गांव गांव तक, धाड़ी धाड़ी तक पहुंच चुका था, बूथ तक, कहते हैं बूथ। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवाई कर रही थी और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी ये थी कि सबको साथ मिलकर चलते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, और चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, सबको साथ लेकर चलने की बात थी। जैसे एक ही छाते के नीचे सबको, एक इंदुधनुषी पार्टी कह सकते हैं, ऐसी प्रकृति थी कांग्रेस पार्टी की। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था पहले 3 आम चुनावों में। पहले 3 आम चुनावों में यह चीज आपको पता लग गई होगी। और आया समझ में, कुछ नहीं आया? नहीं आया? अरे कुछ तो समझ में आया होगा। तो ये आज का सेकंड पार्ट था, एक दल के प्रभुत्व का दौर था। एक पार्ट और होगा इसका, और मैं आपको क्लास एनसीईआरटी आप बताइए, क्या मैं लाइव क्लास ले लूं, स्टार्ट कर दूं? परसों से ही लाइव क्लास स्टार्ट कर देता हूं एनसीईआरटी आपकी, और क्लास लंबी लूंगा, कम से 1.5 से 2 घंटे की लूंगा। आप, मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि क्लास लंबी हो, 45 मिनट या 1 घंटे की क्लास ना हो सर, क्लास थोड़ी लंबी होगी, उसमें मजा भी आएगा, इस बात को आप जानते हैं। तो मज़ेदार तरीके से पढ़िए, प्रीलिम्स परीक्षा बहुत नज़दीक है, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है ना। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है तो आंसर राइटिंग में, लेखन शैली में आपके काम आती है। तो कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। और आपको नंबर पता ही है मेरा, मैं नंबर आपको दे देता हूँ, क्या मेरा मोबाइल नंबर है मैं आपको दे देता हूँ, इस पर मुझे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, 9711081740। ये एक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? मानसिंह त्यागी। मानसिंह त्यागी आप डालना, मानसिंह त्यागी फोकस आईएएस एकेडमी, फोकस आईएएस एकेडमी, फोकस आईएएस एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है।
मानसिंह त्यागी, फोकस आईज एकेडमी मेरा टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा। और हो सके तो मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ तो जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम उसको मैं खोल भी दूंगा, जिसमें आप मुझे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और कोई बात हो तो बताना, मैं लगातार आपकी लाइव क्लास है। हाँ, बस 1 या 2 दिन आपकी अब IR की क्लासें भी चलने लगेंगी, तो आप मज़ेदार तरीके से पढ़िए। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, परीक्षा भी बहुत नज़दीक है। और एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा, रणनीतिक किस प्रकार तैयारी करें प्रीलिम्स की, और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी जो आपको परीक्षा पास कराने में आसानी हो सके, ठीक है। ठीक है, ये नंबर आप मेरा नोट कर सकते हो, नंबर नोट कर लेना, ये नंबर नोट कर लेना मेरा, ये WhatsApp नंबर है। कुछ भी पूछना हो मुझे पूछ सकते हैं। ये आपकी निःशुल्क क्लास है, मैं कोई पैसा आपसे नहीं ले रहा, और मैं लगातार आपके 2 से 3 महीने आपका मैं बता रहा हूँ NCERT चलेगा, IR भी चलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी भी चलेगा, सोशल जस्टिस भी चलेगा। भरोसा कीजिए, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त क्लास दूंगा। जो भी सहयोग होगा, मेरा जो भी मार्गदर्शन होगा, लेते रहिए। बस आपके एक सपोर्ट की आवश्यकता है। जितने भी विद्यार्थी क्लास को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। तो जय हिंद, जय भारत।